एक मुजरिम जुर्म कर लेने के बाद अपने आप को बचाने के लिए हर वो संभव कोशिश करता है जो कि वो कर सकता है। अपने दिमाग का वो पूरा यूज करता है अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं। लेकिन मुजरिम कितना भी सफाई से अपना जुर्म क्यों न कर ले, कोई ना कोई ऐसी गलती वो कर ही देता है जिसके चलते उसे पकड़ ही लिया जाता है। और ऐसे ही एक और केस के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफ बीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की काफी सारी ट्विस्टेड कहानियां लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी है पंजाब के लुधियाना की और टाइम था 6 जुलाई 2023 का, जब पुलिस वालों के पास कुछ एक लोगों का फोन आता है और उन्होंने ये बात बताई कि जनाब आदर्श नगर में एक बोरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर पता नहीं क्या बंधा हुआ है, इससे लगातार खून बह रहा है। जिसके चलते पुलिस वाले वहां पर जा पहुंचते हैं और जब पुलिस वालों ने उस बोरे को खोला तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक डेड बॉडी मौजूद है और इसका सर काटकर इसके धड़ से अलग कर दिया गया है। यहाँ पर इसका सिर मौजूद नहीं है तो जरूर इसके सिर को कहीं और ठिकाने लगाया गया होगा। पुलिस वाले उस बॉडी को अच्छे से बाहर निकालकर उसके जब छानबीन करने लगते हैं ताकि वो लोग इस बात का पता लगा पाएं कि आखिरकार ये डेड बॉडी किसकी है, तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज देखी कि इस लाश की सारी उंगलियां भी काट दी गई हैं। अब पुलिस वाले ये बात सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस बंदे की ऐसे किसके साथ दुश्मनी रही होगी जिसने इसका सिर भी काट दिया, सारी की सारी उंगलियां भी काट दी। और ऐसा आमतौर पर किसी लड़ाई में तो नहीं होता है। लेकिन जब पुलिस वाले उस लाश की तलाशी लेते हैं तो उन्हें उसके पास से एक पर्स मिलता है और उस पर्स में एक आधार कार्ड मौजूद था। उस आधार कार्ड के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम पंकज शर्मा है, जिसकी उम्र 32 साल की है। ये मोहाली का रहने वाला है और आज के टाइम में इसने अपनी जान गंवा दी है। अब पुलिस वाले इस बारे में सोचने लगते हैं कि इसके कातिल ने बड़े ही सफाई से इसकी गर्दन को काट डाला, इसकी की सारी उंगलियों को काट डाला, ताकि उन्हें ये लग रहा होगा पुलिस वाले इसकी कभी भी शिनाख्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद ये कातिल जो था इतना ज्यादा मूर्ख था कि उसने इसका आधार कार्ड इसके पास ही छोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और बॉडी को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देते हैं। पुलिस वाले मोहाली जाकर उस पते की छानबीन करने लगते हैं कि ये बंदा कौन था, कहां पर ये रहा करता था आज के टाइम में। तो वो लोग जब उसके पते पर पहुंचते हैं और वहां पर आस पड़ोस में उन लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या आप लोग पंकज शर्मा को जानते हैं और उसका घर कहां पर है, तो वहां पर मौजूद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब आज के टाइम में तो यहाँ पर कोई भी पंकज शर्मा नहीं रहता, लेकिन हाँ काफी साल पहले यहाँ पर एक पंकज शर्मा रहा करता था। आज के टाइम में वो पंजाब में रहता है और पंजाब में वो कहाँ पर रहता है इस बारे में तो वो किसी को बताकर नहीं गया है और उसका पता हम लोग आपको नहीं बता सकते। पुलिस वाले वहां पर काफी और छानबीन करते हैं और उसके बाद पंकज शर्मा का उन लोगों के हाथ मोबाइल नंबर लग जाता है। पुलिस वाले वापस लुधियाना आकर इस केस के बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों के हाथ कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी जिससे वो लोग पंकज शर्मा के बारे में कुछ और डिटेल निकाल पाएं। और जब पुलिस वाले इस केस के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है आपसी रंजिश के चलते किसी ने इसका सिर धड़ से अलग कर दिया हो, लेकिन उंगलियां काटने का क्या मतलब हो सकता है, वो भी उस टाइम जब इसके पास खुद का आधार कार्ड और पूरी की पूरी आइडेंटिटी मौजूद थी। और जब पुलिस वालों के पास कोई भी इस केस से रिलेटेड लीड नहीं मिल रही थी तो उन लोगों ने इस फोन नंबर के सारे कॉल डिटेल्स को निकालना शुरू किया और ये भी बात जानने की उन्होंने कोशिश की कि आज के टाइम में ये फोन कहां पर मौजूद है। तो उन्हें पता चलता है कि ये लुधियाना के ही जगदीशपुर कॉलोनी में आज के टाइम में एक्टिव है। और कॉल डिटेल्स से पुलिस वालों को ये पता चलता है कि पंकज की आखिरी टाइम में बात राम प्रसाद नाम के एक व्यक्ति से हुई थी जो कि 40 साल का है। राम प्रसाद के मोबाइल की जब लोकेशन निकाली जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये भी उसी कॉलोनी में रहता है जहां पर कि पंकज रहा करता था। तो पुलिस वाले राम प्रसाद के घर पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन लोगों ने राम प्रसाद के बारे में आस पड़ोस में जब पूछना शुरू किया कि उसका घर कहां पर है, वो बंदा कहां पर है, तो वहां पर जाकर पुलिस वालों को पता चलता है कि राम प्रसाद भी उसी दिन से गायब है जब से कि पंकज शर्मा गायब हुआ है। और उसके बाद पुलिस वालों को सारी की सारी बातें समझ में आने लग जाती हैं। उन्होंने ये बात कही कि राम प्रसाद और पंकज के बीच लड़ाई हुई होगी और इस लड़ाई के चक्कर में राम प्रसाद ने पंकज के ऊपर
हमला कर दिया। पंकज की मौत हो गई होगी। उसके बाद उसने उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया और इसके साथ साथ उसके सारे की सारी उंगलियों को भी काटकर अलग कर दिया, ताकि पुलिस वाले इस डेड बॉडी की शिनाख्त किसी भी तरीके से ना कर पाए और आखिर में उसे उठाकर इस तरह वहां से फेंक दिया होगा। और अगर हम लोग राम प्रसाद को पकड़ लेते हैं तो वो कातिल हमारे सामने होगा। तो पुलिस वाले राम प्रसाद को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब वो लोग राम प्रसाद को ढूंढ रहे थे, उसका अता पता नहीं मिल रहा था, तो उसके फोन को ट्रेस करना शुरू किया, लेकिन उसका फोन पिछले 2 दिन से बंद था। लेकिन अजीब बात यह थी कि पंकज की मौत के बाद भी उसका मोबाइल अभी भी ऑन था और उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस वालों को पता चल जाता है। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जरूर इस फोन को राम प्रसाद उठा ले गया होगा। तो वो लोग वहीं उसी लोकेशन पर जा पहुंचते हैं। तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि ये तो पंकज शर्मा है और वैसे भी उसकी तो मौत हो चुकी है, उसकी डेड बॉडी हम लोगों ने ढूंढ निकाली थी, तो आखिरकार ये यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकता है। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ लेकर वो लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और पुलिस स्टेशन में ले जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं कि सबसे पहले तू ये बता, तेरा नाम राम प्रसाद है या फिर पंकज शर्मा। पहले तो उसने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने जब थोड़ी उसके ऊपर मशक्कत की तो उसने सारी की सारी बातें खोलकर उनके सामने रख दी कि जनाब मैं आप लोगों को सारी की सारी बातें बताने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बताया कि जनाब मेरा नाम पंकज ही है और जो वो डेड बॉडी आप लोगों को मिली थी वो राम प्रसाद की थी, लेकिन उसको मैंने क्यों मारा, उसको ऐसी हालत में आप लोगों ने बोरे से क्यों निकाला, इन सारी चीजों को जानने के लिए आप लोगों को पहले की मेरी कहानी सुननी होगी। तो पुलिस वाले बोले कि ठीक है भाई, तू अपनी ये कहानी भी सुना दे और ये भी बता कि आखिरकार तूने उस अच्छे भले आदमी की जान क्यों ले ली। तो पंकज ने बताना शुरू किया कि वो दरअसल बिहार का रहने वाला है, वो यहाँ पर काम की तलाश में आया था। पिछले काफी दिनों से वो यहाँ पर बड़े ही अच्छे से काम कर रहा था, काफी साल उसे यहाँ पर हो चुके थे, लेकिन 2016 में उसकी एक व्यक्ति के साथ लड़ाई हो जाती है। धीरे धीरे कर लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने उसकी जान ले ली। उसने उसकी लाश को ठिकाने भी लगा दिया, लेकिन 2018 आते आते उसकी फिर से एक व्यक्ति के साथ लड़ाई हो गई और अब की बार फिर से उसके हाथ से एक कत्ल हो जाता है। टाइम 2019 का आ चुका था, अभी तक वो दोनों के दोनों कत्लों से बचा हुआ था कि उसको अपनी ही भाभी से प्यार हो जाता है। प्यार होने के जैसे ही कुछ एक दिनों बाद उसके चचेरे भाई को इस बारे में पता चलता है कि उसकी वाइफ उसके भाई से भी प्यार करती है, तो इन दोनों के बीच बहस होने लगती है और लव अफेयर के चलते उसने अपने भाई की भी जान ले ली थी। 2021 में भी वो शराब पीकर एक व्यक्ति से लड़ाई कर लेता है और उसने उस व्यक्ति की भी जान ले ली। इस तरह सीरीज में उसने करीबन 4 लोगों की जान ले ली थी और आज के टाइम में पुलिस वाले उन चारों ही केसों के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे तैसे कर मैं अभी तक तो अपने आप को बचा रहा था, तो अब मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि मैं इसी तरह अपने आप को बचाने में ही पूरा दिन लगाता रहूंगा तो आखिरकार काम कब करूंगा, और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। और इन सारी चीजों को देखकर अब मेरे दिमाग में ये बात आने लगी थी, अब तो मेरी जिंदगी फिर से तभी ठीक हो पाएगी जब दोबारा से मेरा जन्म होगा। अगले जन्म में ही इन सारे कत्लों से मेरा पीछा छूटेगा। लेकिन ये सारी बातें सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक ये बात भी आई कि अगर मैं किसी और व्यक्ति की आइडेंटिटी अगर खुद ले लेता हूँ तो हो सकता है मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाए। और इसके तौर पर राम प्रसाद मेरे सामने आता है। ये व्यक्ति कुछ एक दिनों पहले ही हमारे पड़ोस में आया था, मैंने ही इसे घर दिलाया था, किराए पर ये रहा करता था। तो एक टाइम ऐसा आया जब मैंने ये सारी की सारी प्लानिंग बना ली कि अगर मैं अपने आप को मृत दिखा देता हूँ पुलिस वालों की नजरों में तो पुलिस वाले मेरा पीछा छोड़ देंगे। ये बात कहेंगे कि जिसने भी ये कत्ल किए थे आज के टाइम में उसकी मौत हो चुकी है और मेरा ये केस भी बंद हो जाएगा। जिसके तौर पर 3 जुलाई की रात को मैंने राम प्रसाद को अपने घर पर बुलाया। मैंने अपनी पत्नी को इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही बता दिया था, जिसके चलते हम लोगों ने घर पर शराब का काफी अच्छा प्रबंध कर लिया था। और ये बात राम प्रसाद से मैंने कही थी कि यार तू पूरा दिन अपने घर पर आराम से बैठा रहता है, काम के लिए जाता रहता है, किसी दिन हम दोनों बैठकर पार्टी वगैरह करते हैं। राम प्रसाद इस बात के लिए मान जाता है और ये टाइम था 3 जुलाई का, जब वो हमारे घर पर आ भी गया और हम लोगों ने घर पर सारा का सारा बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। मेरी वाइफ हम दोनों को पैग बना बना कर दे रही थी और राम प्रसाद वहां पर बैठकर शराब पी रहा था, अच्छे से चखना वगैरह वो खा रहा था। और काफी देर तक यूं ही शराब पीते पीते, मैं थोड़ी कम शराब पीता हूँ ताकि नशे में ज्यादा मैं ना हूँ, और दूसरी तरफ मेरी वाइफ राम प्रसाद को बड़े से बड़े पैग बनाकर दे रही थी ताकि वो जल्दी से जल्दी फैल हो जाए और वो अपने होश में ना रह
रहे, जिसके बाद जब वो अब अच्छे से टल्ली हुआ हमें लग रहा था, उसके बाद हम लोगों ने एक गिलास में फेविक्विक डाल दी और उसके बाद उसे पीने के लिए दे दी। वो उसे एक ही बारी में पीने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही फेविक्विक उसके मुंह में जाती है तो उसका मुंह पूरी तरीके से बंद हो चुका था। उसकी जीभ तलवे से चिपक चुकी थी, होठ दोनों चिपक चुके थे, लेकिन वो काफी ज्यादा नशे में था। वो चिल्ला नहीं पाया, हम लोगों से सिर्फ यही बात बोल रहा था कि पता नहीं अब उसके मुंह में क्या हो गया है। वो इशारे करके ये बात बोल रहा था और हमें पता चल चुका था कि अब ये पूरी तरीके से सेट है, ये चिल्लाने वाला नहीं है। जिसके तौर पर हम लोगों ने कत्ल के जो भी हथियार वगैरह थे हम लोगों ने वहां पर पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। तो हमने एक लकड़ी काटने वाली आरी ली और एक और औजार लिया, जिसकी मदद से उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। जब हम लोग उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर रहे थे उस टाइम वो बिल्कुल होश में था। हाँ, वो बात अलग है कि वो नशे में था, लेकिन जब हम लोग उसकी गर्दन को काट रहे थे तो वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह में पूरी तरीके से अब फेविक्विक चिपक चुकी थी, जिसके कारण उसकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ पाई। हम लोग धीरे धीरे कर उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। वो कपकपाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तरफ तो वो नशे में था और दूसरा उसके मुंह में फेविक्विक लग चुकी थी, जिसके कारण वो कोई भी ज्यादा हरकतें नहीं कर पाया। और कुछ एक देर बाद ही हम लोगों ने उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। अब हमें ये बात लगती थी कि हम लोग अगर इस बॉडी को यूं ही जाकर फेंक आते हैं, हो सकता है सिर को हम कहीं पर भी ठिकाने लगा दें, लेकिन जब इसकी उंगलियों को पुलिस वाले स्कैन करेंगे तो इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी कि ये बंदा कौन है। जिसके चलते हम लोगों ने उसके धड़ के साथ साथ उसकी उंगलियों को भी उसके हाथ से अलग कर दिया। और अब हम लोग कंफर्म हो चुके थे कि इसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। लेकिन इसे तो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन इसे मेरी सूरत भी तो देनी थी। जिसके तौर पर हम लोगों ने मेरा पर्स लिया, उसमें कुछ एक जो थोड़े बहुत पैसे हमें डालने थे वो डाले, उसके बाद मेरा आधार कार्ड डाल दिया और इसकी जेब में हम लोगों ने उसे रख दिया। उसके बाद इसे एक बोरे में डालकर हम लोग उस जगह पर छोड़ आते हैं इसे, जहां पर कि लोगों ने बाद में इसे देखकर आप लोगों के पास कॉल किया था। मैं सच में ही इसकी जान लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपनी पिछली जिंदगी से अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। जिसके तौर पर मैंने यही बात सोची थी कि अब पुलिस वाले यही बात सोचेंगे कि पंकज शर्मा अब मर चुका है और वो लोग मेरे ऊपर चलने वाले केस जो कि पूछताछ के लिए पुलिस वाले मुझे कभी कभार अपने साथ लेकर जाया करते थे, अब उससे मेरा पीछा छूट जाएगा। मैं यहाँ से काफी दूर चला जाऊंगा और उसके बाद अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन ये सारी चीजें हो पाती उससे पहले ही पुलिस वालों को मेरे बारे में पता चल जाता है। और आज के टाइम में जो सारे हालात हैं उसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। पुलिस वालों को जैसे ही इस केस के बारे में पता चलता है तो उन लोगों ने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की और उसे कोर्ट में पेश कर दिया। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि अपनी नई जिंदगी शुरू करने के चक्कर में जिसने पहले ही 4 लोगों की जान ले रखी थी और उन सारे केसों से अपना पीछा छुड़वाने के लिए एक और बेकसूर आदमी की जान ले ली, ये कहां तक सही था और ऐसे व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की काफी सारी ट्विस्टेड कहानियां लाता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सैयद यूसुफ को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।